नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, तो हर रोज की तरह हम हाजिर हैं ईरान युद्ध से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स को लेकर। एक ही जगह पर सारी खबरों का सार आप यहां पर जान सकते हैं, जो ऑथेंटिक खबरें हैं। और आज की जो बड़ी खबर है, ये हलचल तेज है कि एक दूसरी दौर की बातचीत अब हम जल्द ही देख सकते हैं इस्लामाबाद में। आपको याद हो कि शनिवार को जिस तरीके से इस्लामाबाद टॉक्स देखने को मिल रहा था, जहां ईरान और अमेरिका के डेलीगेशंस पहुंचे हुए थे बातचीत के लिए, जिसे ब्रोकरिंग पाकिस्तान कर रहा था, टॉक्स को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने, वैसे तो वो हर रोज, देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी की तरह नहीं है जिन्होंने 2014 के बाद से आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देश में संबोधित नहीं किया है, और जब प्रेस से इंटरव्यू भी देते हैं तो बहुत सिलेक्ट क्वेश्चंस देते हैं, वो पहले से फिल्टर्ड क्वेश्चंस होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोज जो है कम से कम 3 से 4 प्रेस गैगल करते हैं, आते जाते प्रेस से मुखातिब होते हैं। हर सुबह कम से कम 4 से 5 इंडिविजुअल जर्नलिस्ट को भी वो इंटरव्यू दे देते हैं। तो न्यूयॉर्क पोस्ट को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, उसमें अब उन्होंने कहा है कि ये जो ईरान के साथ के युद्ध को खत्म करने की जो बातचीत है, वो अगले 2 दिनों में शुरू हो सकती है। इस बाबत उन्होंने जानकारी दी है न्यूयॉर्क पोस्ट को। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा एग्जैजरेट भी करते हैं चीजों को, उसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन देखिए, एक सिग्नल जो जरूर मिल रही है यहां लगातार, क्योंकि 6 हफ्ते हो चुके हैं ईरान युद्ध को, और उसमें कहा गया था कि दोनों मुल्कों के बीच में जो है, ईरान और अमेरिका के बीच में एक मंजूरी हुई कि हम 2 हफ्ते के लिए एक अंतरिम युद्ध विराम करेंगे। उसी दौरान बातचीत होती है पाकिस्तान में, जिसमें अमेरिका की तरफ से जेडी वांस जो उपराष्ट्रपति हैं वो लीड करते हैं अपनी टीम को, उसमें स्टीव विटकॉफ, जारेड कुशनर होते हैं, और ईरान की तरफ से गालिबाफ जो कि ईरान के संसद के स्पीकर हैं, उनके विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, उनके सुप्रीम नेशनल काउंसिल के डेप्यूटी लीडर, गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ ईरान, ये तमाम लोग शामिल थे, ये लोग पहुंचे हुए थे। अगर ये बातचीत वहां पर कोई नतीजा उससे नहीं निकल कर आ सका, इसका मतलब ये नहीं है कि बातचीत पूरी तरीके से विफल हो गई थी, क्योंकि 21 घंटे की बातचीत चली थी। और इस तरह के इंटरनेशनल नेगोशिएशंस में, खास करके जब आप एक एक्टिव वॉर की बात कर रहे हैं, उसमें आमतौर पर आसान नहीं होता है कोई भी आउटकम निकल कर आना। लेकिन एक जरूरी बात है कि अभी तक ये जो अंतरिम युद्ध विराम है, वो आप देख रहे हैं ये जारी है। उसमें दोनों ओर से अभी ताजा फायरिंग नहीं की गई है। इजराइल की जो ऑफेंसिव जारी है साउथ लेबनान में, वो एक बड़ा पेच जरूर बना हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में शांति प्रक्रिया को लेकर। लेकिन खुद ईरान और अमेरिका ने, ना ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है खाड़ी में अमेरिकी बेसिस पर या किसी अमेरिकी ठिकानों पर। अमेरिका ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट का ब्लॉकेड कर दिया है, नेवी का ब्लॉकेड कर दिया है। डे 1 हुआ है उसका, आज दूसरा दिन है। कहने की बात है कि ब्लॉकेड किया है, ईरान कह रहा है कि आप ब्लॉकेड नहीं कर सकते क्योंकि आपके ब्लॉकेड का हम ब्लॉकेड कर देंगे। लेकिन फायरिंग डायरेक्टली नहीं हुई है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। दूसरी बात है कि पिछले दौर की बातचीत से जब कुछ बातें निकल कर आई, उसमें ऐसा लगा कि ईरान और अमेरिका दोनों ही अपनी जो मैक्सिमलिस्ट जो पोजीशंस होती हैं, उससे एक लेवल नीचे आया है। क्योंकि अमेरिका शुरू से, अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या कहे जा रहे थे, उनकी गोल पोस्ट तो शिफ्ट हो रही हैं कि उनको करना क्या इस युद्ध से उनको नहीं पता। लेकिन जहां तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सवाल है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए, आप पूरी तरीके से ही यूरेनियम एनरिचमेंट खत्म कर देंगे। ये वो पब्लिकली बात कर रहे हैं। बिहाइंड द सीन जो खबरें आ रही है, उससे पता चल रहा है कि अमेरिका ने कहा कि भाई, आप पूरी तरीके से इसे खत्म ना करें, लेकिन एक मॉरेटोरियम दे दिए 20 सालों के लिए, कि आप 20 सालों तक जो है परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, आप इसको एनरिच नहीं करेंगे। उधर ईरान की तरफ से भी जो पब्लिक पोजीशनिंग है, उसमें तो यही कहा जा रहा है कि भाई, ये सवाल ही नहीं होता, ये हमारे संप्रभुता का सवाल है। हमने तो जेसीपीओए के लिए हामी भरी थी 2015 में, 2018 में आपने परमाणु डील से पुल आउट कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और फिर हम जब बात करने के लिए पहुंचे बातचीत की मेज पर, तब आपने जो है हम पर छुरा भोग दिया, धोखा दे दिया। इंक्लूडिंग जब हम इस दफा बात कर रहे थे जिनीवा में, और 28 फरवरी को इजराइल ने युद्ध की शुरुआत कर दी। लेकिन यहां पर भी जो ऑफिशियल्स प्रीवी हैं टू नेगोशिएशंस, वो अब कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ठीक है, अगर आपको मॉरेटोरियम चाहिए, हम 20 साल नहीं, हम 5 सालों का देंगे। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, जब लगता है कि दोनों ओर से अपनी पोजीशंस को थोड़ी सी रिकैलिब्रेट की जा रही है एक मिडिल पाथ ढूंढने के लिए। और उस पर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि भाई, अगले 2 दिनों में इस्लामाबाद में बातचीत फिर से शुरू हो सकती है, और साथ ही युद्ध विराम का अभी तक पूरी तरीके से ना टूटना, ये तीनों फैक्टर्स बताते हैं कि ये बातचीत की जो कोशिशें हैं वो विफल नहीं हुई हैं। और इस बाबत इनफैक्ट जो तमाम दूसरे वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो लोग भी लगातार कोशिश कर रहे हैं।
तो इमानुएल मैक्रों जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट लिखा है और ट्वीट लिखकर उन्होंने कहा है कि येस्टरडे आई स्पोक विद इरानियन प्रेसिडेंट Masoud Pezeshkian as well as with US President Donald Trump. I urged the resumption of the negotiations suspended in Islamabad, the clearing up of misunderstandings and the avoidance of any further escalation. तो कहते हैं कि और कोई एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए और मैंने जो है डोनाल्ड ट्रंप और पेजेश्कियां दोनों से बात करके दोनों को अर्ज किया कि बातचीत को एक बार फिर से आप लोग शुरू कर ले. It is essential in particular that the ceasefire be strictly respected by all parties and that it include Lebanon. कि आप युद्ध विराम को जारी रखें और उसके साथ ही जो है लेबनान में भी इजरायली ऑफेंसिव बंद हो. ये मैक्रो की आप ट्वीट को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं. आखिर में लिखते हैं कि अंडर दीज कंडीशंस नेगोशिएशंस शुड बी एबल टू रिज्यूम क्विकली विद द सपोर्ट ऑफ द की पार्टीज कंसर्न. एंड उसमें वो ये भी लिखते हैं कि it is equally important that the Strait of Hormuz be reopened unconditionally without restrictions or tolls as soon as possible. फ्रांस और यूके मिलकर जो है वो पेरिस में शुक्रवार को एक कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे मुल्कों के प्रतिनिधि वर्चुअली भी ज्वाइन इन करेंगे, जहां बात होगी अलोंगसाइड टू अ multilateral and purely defensive mission aimed at restoring, in fact, freedom of navigation in the strait when security conditions allow. तो इमानुएल मैक्रों ने भी अपील की है. तो इसीलिए एक प्रेशर पॉइंट बन रहा है. पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं. शहबाज शरीफ भी लगातार बातचीत कर रहे हैं तमाम नेताओं से. हालांकि बिहाइंड द सीन्स इट्स असीम मुनीर हु कैरीज मोर वेट ऑब्वियसली, जो उनकी फील्ड मार्शल है वो तय कर रहे हैं इन टर्म्स को और डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने रिश्तों को जो है वो लीवरेज कर रहे हैं. देखिए, पाकिस्तान को फायदा तो हो ही रहा है. आज ही खबर आई है कि सऊदी अरब, जिनके साथ पाकिस्तान का एक सिक्योरिटी पैक्ट है और सऊदी पाकिस्तान को कह रहा है कि आप आकर हमारे बिहाफ पर हमें सिक्योरिटी दीजिए, मिलिट्री ऑफेंसिव कीजिए अगर जरूरत पड़ी तो, अगर ये युद्ध विराम टूटा और ईरान ने हम पर हमला किया तो सऊदी अरब ने आज $3 अरब का अतिरिक्त एक सहायता राशि जो है उसकी घोषणा की है पाकिस्तान के लिए. और एक $5 अरब की जो डिपॉजिट पाकिस्तान को दे रखी थी उसको भी जो है एक्सटेंड किया है. ये खबरें आ रही हैं पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री से. वहीं नेतन्याहू को लेकर जॉर्जिया मेलोनी पूरी तरीके से जो है अब आंखें लाल कर रही हैं. इटली की जो प्रधानमंत्री हैं, और वो अकेली नहीं है, पूरा यूरोप ही इस वक्त नेतन्याहू को लामबंद कर रहा है, नेतन्याहू को घेर रहा है और उनको दो टूक बातें सुना रहा है. उस पर थोड़ी ही देर में मैं बात बताती हूं आपको डिटेल्स, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो ग्यूटेरेस, उन्होंने भी जो अपील की है लोगों से कि सीजफायर जारी रहे और बातचीत की टेबल पर आप वापस लौटे. क्या बातें कही हैं, आइए सुनते हैं. Solution to this crisis. Peace agreements require persistent engagement and political will. Serious negotiations must resume, and the ceasefire must be preserved and extended as necessary. International navigational rights and freedoms, including in the Strait of Hormuz, must be respected by all parties. It's time for restraint and responsibility. It's time for diplomacy over escalation. And it's time for a renewed commitment to international law. तो देखा आपने एंटोनियो ग्यूटेरेस, जो कि संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो कह रहे हैं कि सस्टेनेबल टॉक्स की जरूरत है. हालांकि यूएन बहुत हेल्पलेस नजर आता है, कुछ कर नहीं पाता है, सिर्फ बयान ही जारी करता है. लेकिन इस वक्त जो पूरी दुनिया की हालात बने हुए हैं और इसमें अमेरिका के दोस्त क्यों अमेरिका को लेकर इस वक्त आंखें लाल कर रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर आ रहा है जॉर्जिया मेलोनी का नाम बार बार. यंग नेता हैं, फार राइट नेता हैं, विचारधारा के तौर से अगर आप देखें आइडियोलॉजिकली कंजर्वेटिव हैं, और जब चुनकर आई थी तो माना गया था कि ये इजराइल के नजदीक हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के नजदीक हैं. लेकिन फिलिस्तीन गाजा के युद्ध के बाद में, ईरान के युद्ध में जिस तरीके से पोजीशंस पूरी तरीके से तमाम इन नेताओं की बदली है, ये साफ करता है कि अब ये यूरोपियन एलाइज जो इनके ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप के कोर पिलर्स हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ आई टू आई नहीं देखते हैं इन तमाम मुद्दों पर. डोनाल्ड ट्रंप ने पोप लियो पर बहुत पर्सनल अटैक्स किए, उसको लेकर जॉर्जिया मेलोनी ने हिट बैक किया है और कहा है कि अस्वीकार्य है. ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं कियर स्टामर, उन्होंने कहा है कि उनकी जो ट्रंप के साथ दोस्ती है वो पूरी बिखर चुकी है
और वो फेड अप हो चुके हैं कि ब्रिटेन्स को, यानी कि जो ब्रिटेन के लोग हैं, उनको इतनी ज्यादा ऊर्जा के बिल्स चुकाने पड़ रहे हैं। केयर स्टारमर को चुनकर आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं, इकोनॉमी वहां पर फ्रेजाइल नजर आ रही है, तमाम दूसरे मुल्कों की तरह, जिसका सीधा असर आपको भारत में देखने को मिल रहा है। ये कर्मचारियों के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके आप पीछे देखिए, ट्रिगर वही है कि एलपीजी सिलेंडर क्राइसिस है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी जो है, आईएमएफ हो, ईएनडीपी हो, ये लगातार वार्निंग बेल्स बजा रही हैं कि स्कैरिंग इफेक्ट हो रहा है ऑन द इकोनॉमी, नौकरियां जा रही हैं, लोग गरीबी में धकेल दिए जा रहे हैं, करोड़ों लोग। आईएमएफ ने कहा है कि जो पूरी दुनिया भर का जो ग्रोथ रेट है वो 2025 में 3.4% माना जा रहा था, इस दफा का प्रोजेक्शन है ओनली फॉर 2.5%, 2.5%। और ये सारे ऐसे देश हैं यूरोप के, अगर आप देख ले, या जो अमेरिका के अलाइज हैं, या जापान, आप यूरोप के तो हम देशों की बात कर ही रही हैं, स्पेन, नॉर्वे, इटली, या फिर यूके, या ये देश मिडिल ईस्ट पर बहुत रिलायंट है गैस के लिए, ईंधन सप्लाईज के लिए। रशिया से नहीं खरीद सकते, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, हालांकि वहां पर एक सैंक्शंस को लिफ्ट किया गया था 30 दिनों के लिए। और मिडिल ईस्ट से जो है आप लगातार देखिए, आईएमएफ की जो प्रोजेक्शन है ब्रिटेन के लिए अकेले, वो प्रीवियस प्रोजेक्शन थी 1.3% ग्रोथ रेट की, अब महज 0.8% है। तो ग्रोथ रेट्स की फोरकास्ट कम हो रही हैं। जापान में भी जो है बहुत भारी ड्यूरस देखने को मिल रहा है। सनाई ताकेयाची जो उनकी नई प्रधानमंत्री हैं, हाल में गई थी वॉशिंगटन डीसी, वहां उनके सामने डोनाल्ड ट्रंप ने अजीबोगरीब बयान रखे, इनसेंसिटिव बयान रखे। तो जो डोनाल्ड ट्रंप के विपक्षी यहाँ पर अमेरिका में नेता है बर्नी सैंडर्स, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि इस हफ्ते जो है वो एक वोट फोर्स करने की कोशिश करेंगे अमेरिकी संसद में, ताकि ये जो 500 मिलियन डॉलर अमेरिका देने वाला है बॉम्ब्स एंड बुलडोजर्स में इजराइल को, उसे ब्लॉक किया जा सके। इनफ इज इनफ। यूएस टैक्सपेयर्स मस्ट नॉट कीप फंडिंग द नेतन्याहू गवर्नमेंट्स मास किलिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिविलियंस इन गाजा, ईरान एंड लेबनान। ये कहना है आपका बर्नी सैंडर्स का। और इसीलिए अमेरिका के अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं जहां पर लोग कह रहे हैं कि भाई इस युद्ध को बंद कीजिए। सेनेटर क्रिस वैन हॉलन हैं, ये मैरीलैंड के सेनेटर हैं, इन्होंने क्या बातें कही आपको सुनाती हूँ। Out of the war, he's attacking Pope Leo. Attacking Pope Leo because Pope Leo is against war. Maybe Pope Leo, like all of us and the overwhelming majority of the American people, was horrified when he heard President Trump say and threaten massive war crimes against the Iranian people, saying he was going to end the Iranian civilization. And now we see the same president who attacked the Pope putting images of himself online as if he's Christ. This is a deranged man. This is a man that should have no connection to being commander-in-chief. It's a man who's putting Americans at risk, people around the world at risk. And so I just want to say, along with my colleagues, when you're looking at a president who's so unhinged, why is it we can only find one Senate Republican, Rand Paul, to say no? तो देखिए, ये जैसा हमने कहा, सेनेटर क्रिस वैन हॉलन है, मैरीलैंड के विपक्षी दल डेमोक्रेट के सेनेटर हैं। वो कह रहे हैं कि अभी तक सिर्फ एक ही रिपब्लिकन है बेसिकली, रैंड पॉल, जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि पोप लियो पर जिस तरीके से हमले कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, खुद को क्राइस्ट की इमेजेस बनाकर जो है स्केचेस जारी कर देते हैं, उसके बाद पूछे जाने पर कहते हैं कि वो मैं तो खुद को डॉक्टर दिखा रहा था, रेड क्रिसेंट के डॉक्टर के तौर पर, क्राइस्ट नहीं दिखा रहा था। तो उन्होंने कहा कि अनहिंज्ड है डोनाल्ड ट्रंप एंड अनफिट है टू बी कमांडर इन चीफ। ये तमाम बातें जो हैं वो कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगातार अमेरिकी जनता में गुस्से का उबाल नजर आ रहा है, उनके नेता गुस्से में है, अमेरिकी जनता इज नॉट इन फेवर, तो उधर डोनाल्ड ट्रंप के चहीते, उनके पसंदीदा नेतन्याहू, जो तो ये तक कहते हैं कि जेडी वांस लगातार जो है पाकिस्तान की बातचीत को लेकर उनको रिपोर्ट बैक कर रहे थे, एक तरीके से बता रहे कि भाई हम ही घुमा रहे हैं वॉशिंगटन डीसी के इस हुकूमत को और वो लोग हमको रिपोर्ट बैक करते हैं, मानो कि नेतन्याहू बॉस हैं। ये बातें भी नेतन्याहू ने ऑब्जेक्शनेबल बातें कही हैं।
तो नेतन्याहू को जिस तरीके से तमाम मेलोनी, सानाई, ताकियाची या फिर हमने देखा जो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ली हैं, उन्होंने भी उस दिन एक बहुत स्ट्रांग बयान दिया था। ये तमाम नेता घेर रहे हैं और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन, क्योंकि उनको पता है कि अगर नेतन्याहू को नहीं रोका गया तो वो लेबनान के बाद तुर्की पर भी अटैक कर सकते हैं। वो भी योजना है, क्योंकि वो भी उनका ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट आता है। पार्ट्स ऑफ टर्की, सीरिया, लेबनान, ये सारे ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट है। तो इसलिए नेतन्याहू लगातार जिस तरीके से लोगों के गुस्से को और ज्यादा प्रोवोक कर रहे हैं अपनी हरकतों से, अर्दोआन ने भी कहा है कि भाई जरूरत पड़ी तो हम जो है फिर इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। और पाकिस्तान जो कि इन टॉक्स को ब्रोकर जरूर करता है, लेकिन वो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो यूएन में उनके डिप्लोमेट भी बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं कि पहले जो एक नया बयान आया है यूएन में इजराइल को लेकर पाकिस्तान का, वो क्या है, और फिर तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन की बात को भी सुनाती हूँ। The representative of Israel perhaps did not listen attentively to all council members and other speakers in today's debate. And in our view, it is unacceptable, indeed ludicrous, for an aggressor, an occupier, a serial violator of UN Charter and international law, that is Israel, to abuse this chamber and disrespect the sanctity of this council, and this is not the first time. तो देखा आपने, बहुत सारे जो है वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया पाकिस्तानी डिप्लोमेट की तरफ से यूएन के एक सेशन में कि इजराइल जो है वो ऑक्यूपायर है, अग्रेसर है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और इजराइल इसीलिए जो है इस्लामाबाद में जब टॉक्स हो रहे थे तो इजराइल कमरे में मौजूद नहीं है, नेतन्याहू नहीं है। हालांकि नेतन्याहू का दावा है कि जेडी वांस उनको जो है अपडेट कर रहे थे। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन का ताजा बयान, वो भी सुन लीजिए। And deception should not be given any more credit. In the absence of the implementation of UN Security Council Resolution number 2735, coercive measures against Israel should be put on the agenda. Israel's behavior has once again demonstrated that it is imperative for the international community to develop a protection mechanism for Palestinian civilians. 70 years ago, just as Hitler was stopped by an alliance of humanity, Netanyahu and his murder network must be stopped by an alliance of humanity. देखिए, बहुत पावरफुल बयान दे रहे हैं और हिटलर से कंपेयर कर रहे हैं कि 70 अगर जिस तरीके से हिटलर को रोका गया था क्योंकि अलायंस ऑफ ह्यूमैनिटी आई थी और उसके बाद हमने देखा था कि कैसे जो है इंस्टीट्यूशंस वगैरह बने थे, वैसे ही वो कह रहे हैं कि अब नेतन्याहू को रोकने के लिए भी एक अलायंस ऑफ ह्यूमैनिटी की जरूरत है यहाँ पर। वैसे जो राष्ट्रपति पेजेशकियां हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट करके कहा है कि ये जो ऑथेंटिसिटी ऑफ सिविलाइजेशंस, ये ट्वीट देखिए, इज रिवील्ड एट द क्रिटिकल जंक्चर ऑफ देयर ओन हिस्ट्री। The positions of Spain, China, Russia, Turkey, Italy, and Egypt in opposing warmongering and the crimes of the Zionist regime are rooted in their cultural and historic standing. तो इसका स्वागत किया है पेजेशकियां ने कि ये तमाम मुल्क जो हैं वो लामबंद हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हालांकि ईरान का ये दावा है कि यूएस की जो ब्लॉकेड है वो काम नहीं कर रही है। उनके जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन हैं इब्राहिम जुल्फगरी, उन्होंने लिखा है कि 20 से ज्यादा कमर्शियल शिप्स पास हुई हैं थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पिछले 24 घंटे में, डिस्पाइट द यूएस ब्लॉकेड ऑन इरानियन पोर्ट्स, ईरान एंड चाइना अमंग देम। तो हॉर्मुज स्ट्रेट को जो है खुलवा नहीं पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब से। उनके एलाइज उनसे बड़े गुस्से में चल रहे हैं। एक कहीं ना कहीं पूरा ब्रेकडाउन हो रखा है यहाँ पर नेटो का। तो ये तमाम मुसीबतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। इसके बीच में जो एक खबर आई जो इंपॉर्टेंट है, जिसका जिक्र कर दूं कि इतिहास में पहली बार
इजराइल और लेबनान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वॉशिंगटन डीसी में आमने सामने हैं, डायरेक्ट टॉक्स होल्ड कर रहे हैं और इस बातचीत को लीड कर रहे हैं अमेरिकी विदेश जो मंत्री हैं यानी कि मार्को रूबियो। हिजबुल्लाह हालांकि जिसके खिलाफ इजराइल कह रहा है कि हम तो अपनी मिलिट्री ऑपरेशन हिजबुल्लाह के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन वही कहते हुए जो है वो रिहायशी नेबरहुड्स में अटैक कर रहा है, यूएन पीस कीपर्स, जर्नलिस्ट, बच्चों पर हमले कर रहा है। इतने लोगों की जान जा चुकी है, 1600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है इजरायली ऑफेंसिव में और 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। तो हिजबुल्लाह इस बातचीत में शामिल नहीं है, लेकिन 10 ऐसे मुल्क हैं, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जो शामिल होकर एक साझा बयान जिन्होंने जारी किया है कि इजराइल तुरंत प्रभाव से जो है लेबनान में जारी अपने हमलों को बंद करे और एड वर्कर्स को प्रोटेक्ट करे सदर्न लेबनान में, जो भी इन कंट्रीज के और यूएन के एड वर्कर्स हैं। वहीं इजराइल के खिलाफ जो यार लापिड हैं, पक्षी नेता हैं, वो भी नेतन्याहू के खिलाफ बयान दे रहे हैं लगातार। उन्होंने कहा कि इटलीज डिसीजन टू सस्पेंड द सिक्योरिटी कोऑपरेशन अग्रीमेंट with Israel is yet another embarrassing failure of the Prime Minister and the non-existent Foreign Minister. Meloni is not a left-wing progressive European leader. She is the right-wing conservative camp and understands the need to fight terrorism. The government has failed to advance Israel's interests even in the face of people who are supposed to be friends and are natural allies. तो नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं, इंटरनली भी जहां वो खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर, लेकिन वही पॉलिटिकल ऑपोजिशन तेज हो रही है क्योंकि आज इजराइल में द लीडर स्विंग बिटवीन राइट एंड फार राइट, वहां कोई लिबरल मॉडरेट लॉबी बाकी नहीं रह गया है, जो भी है वो एक्सट्रीम जो है वो राइट विंग फिगर्स ही हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी, लेकिन आखिरी में आपको बता दूं कि इस दौरान ये जब खबरें आ रही हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से हरी झंडी देंगे इस्लामाबाद में सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए, जैसा वो कह रहे हैं 2 दिनों के अंदर, इस कॉन्टेक्स्ट में उनका एक फोन कॉल आना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने इस बाबत ट्वीट किया कि रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वी रिव्यूड द सब्सटेंशियल प्रोग्रेस अचीव्ड इन आवर बायलैटरल कोऑपरेशन इन वेरियस सेक्टर्स, we are committed to further strengthening our comprehensive global security strategic partnership in all areas. We also discussed the situation in West Asia and stressed the importance of keeping the Strait of Hormuz open and secure. व्हाइट हाउस की तरफ से कोई बयान देखने को नहीं मिल रहा है इस फोन कॉल को लेकर, लेकिन ये फोटो देखिए, हैप्पी बर्थडे अमेरिका, 250 इयर्स ओल्ड। मतलब जो सब्सटैंटिव फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस हैं वो चल रही हैं पाकिस्तान के साथ, तुर्की के साथ, चीन 14-15 मई को डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे, और उधर आपकी जो रीजनल प्लेयर्स हैं, कतर हैं, ओमान हैं, सऊदी हैं, वो लोग तो अहम भूमिका निभा रहे हैं। इंडिया में ट्रंप साहिब के पोस्टर्स वाले ऑटोज अब आपको भारत में देखने मिलेंगे, क्योंकि ये लॉन्च किया है यहाँ पर जो उनके एम्बेसडर हैं सर्गियो गौर ने, और वैसे वो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। अभी ही बस पिछले दिनों वो डोनाल्ड ट्रंप से ही मिलकर आए हैं, वापस वॉशिंगटन डीसी से मारालागो में थे, जहां भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी गए हुए थे। सर्गियो गौर जब से आए हैं उनकी सेवा में दिल्ली की जो हमारी अथॉरिटीज हैं वो लगी हुई हैं, जिसमें और अभी जो पूर्व हमारे एम्बेसडर थे तरनजीत सिंह संधू, वो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। ये देखिए सर्गियो गौर की तस्वीर, अभी जस्ट लास्ट वीक की तस्वीर है जब डोनाल्ड ट्रंप की एक रैली में वो मौजूद थे और मार्को रूबियो के साथ मिलकर आए थे, और विक्रम मिस्री के साथ भी मारालागो में उन्होंने मुलाकात की थी, ट्रंप के जो प्राइवेट रेजिडेंस में हैं। तो सर्गियो गौर, तरनजीत संधू मिलकर भारत अमेरिकी फ्रेंडशिप के लिए जो है लॉन्च कर रहे हैं इस यूके को ऑटो की तस्वीरों को। दिल्ली में अगर आप घूम रहे हैं तो आपको ट्रंप साहब की तस्वीरें नजर आएंगी ऑटो पर। मोदी जी ने ट्रंप साहब को कहा है कि इंडियंस लव यू। पता नहीं सारे इंडियंस लव करते हैं या नहीं, हम तो नहीं करते हैं। एक वॉर मंगरिंग प्रेसिडेंट को हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिश्ता इंपॉर्टेंट है, रीसेट करने की कोशिशें जारी हैं। पहले टैरिफ्स की मार थी, आज युद्ध की मार है, और इन सब के बीच में जो नया संकट है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। भारत की जहाजों का क्या होगा, गुजरने देंगी नहीं देंगी, कॉट इन द क्रॉस फायर तो नहीं हो जाएंगी। तो ये तमाम जो है मुद्दे आज के बड़े अपडेट्स हैं। 6 हफ्ते हो चुके हैं ईरान युद्ध को, मैंने कहा ये अपडेट्स आपके सामने पेश करूं। लेकिन दर्शकों को आपको मैं बता दूं कि मैं पश्चिम बंगाल में हूं, वहां से विशेष जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं चुनावों को लेकर, 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं, वो आप देख रहे हैं मेरे YouTube स्टेशन पर। अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा तमाम अलर्ट्स के लिए। ईरान युद्ध से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर और अपडेट्स भी आप लगातार हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।